नमस्कार जोहार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड सिविल कोर्ट एग्ज़ाम का जो 21 तारीख को होने वाला है वो प्रैक्टिस सेट हम लोग थर्ड लगाएंगे, ठीक है। और जिसको अगर ये प्रीवियस ईयर नहीं देखे हैं वो प्रीवियस ईयर मेरे यूट्यूब चैनल का एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ झारखंड सिविल कोर्ट असिस्टेंट एग्ज़ाम का, तो वो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए क्वेश्चन सेट लगाते हैं। 30 प्रश्न का है। चलिए, पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे। और दोस्तों, आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और चलिए, तुक्का भी लगाना हम लोग सीखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ों के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष को आधार वर्ष बनाया गया है? तो इसका आंसर बताइए इन चार ऑप्शन में। देखिए, फर्स्ट दिया है 2010 से 11, बी 2011-12, सी 12-13, डी 13-14। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा 2011-12 राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ों के लिए आधार वर्ष रखा गया है। अब ऐसे भी आपको जनगणना अभी देखिए हुआ नहीं है। जनगणना कब हुआ है? 2011 में। तो यही आप ऐसे मार सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सेकंड नंबर, ट्राइसेम कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑप्शन ए 15 से 25 वर्ष के ग्रामीण बेरोजगार को, बी 25 से 40 वर्ष, सी 18 से 25 वर्ष ग्रामीण बेरोजगार को, डी 18 से 35 वर्ष। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार माना जाता है। इसको ट्राइसेम कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। देखिए, ये ट्राइसेम कार्यक्रम जो होता है 1979 में किया गया था, 1979 में किया गया था। यह बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया जाता है, खासकर गांव के ग्रामीण क्षेत्रों के युवक युवतियों को, ताकि इनको प्रशिक्षण ट्रेनिंग देकर इनका ये स्वरोजगार कर सके। अगला प्रश्न है भाई लोग, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से एक है। ऑप्शन है अल्प रोजगार, बी मुद्रास्फीति, सी बचतों का निम्न स्तर, डी गैर मौद्रीकृत उपभोग। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए दोस्तों। और आप लोग ट्राइसेम का कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो बताइएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा गैर मौद्रीकृत उपभोग। ये राष्ट्रीय आय की गणना में समस्याओं में से एक है। ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है दोस्तों। आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए, इससे आप खुद से जज कर सकते हैं कि आपका तैयारी कैसा है, ठीक है। चलिए भाई लोग, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या कौन सी है? ऑप्शन है मजदूरों को अपने किए गए कार्य की मजदूरी नहीं, बी श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं, सी मजदूर अत्यंत शिथिल तरीके से काम कर रहे हैं, डी श्रमिक काम करना नहीं चाहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, ठीक है। रोजगार के अवसर का जो कमी है, उस श्रमिकों को जितना काम करने में सक्षम है उसको कम काम मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है भाई लोग। ऐसे ही तुक्का लगा सकते हैं। देखिए, भारत में जनसंख्या भी ज़्यादा है, तुक्का कैसे लगाएंगे? तो देखिए, बोल रहा है रोजगार के अवसर की कमी की सबसे वजह क्या है। देखिए, मजदूर तो है यहाँ पे काम करने के लिए, पहला तो नहीं होगा। मजदूर अपने कार्य में किए गए कार्य की मजदूरी नहीं। देखिए, मजदूरी तो वही काम करता है तो मिलता ही है। दूसरा है श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं, ठीक है। सी है मजदूर अत्यंत शिथिल तरीके से काम, कोई भी शिथिल तरीके से करेगा पैसा नहीं मिलेगा। डी है श्रमिक काम करना नहीं चाहते। ऐसा थोड़े ना, कोई काम नहीं करेगा तो उसको थोड़े ना उसका मेंटेनेंस होगा, खर्चा पानी चलेगा। तो आपका डी भी नहीं होगा दोस्तों, सी भी नहीं होगा और ए भी नहीं हो रहा है। रोजगार का कौन है? तो ऑप्शन बी। ऐसे इसे आप इसको ऑप्शन देखकर छांट सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, रोजगार के अवसरों में कमी को दर्शाती है। करेंसी नोट जारी करना, ऑप्शन ए है ये। बी ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, मुद्रा योजना बनाना, सी भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना, डी निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। तो इसका आंसर आप लोग बताइए और ऑप्शन से पहले छाटिए। अगर आपको क्वेश्चन में देखिए, अगर आपको करेक्ट याद है तो ठीक है, नहीं है तो ऑप्शन
तुक्का कैसे लगाइएगा वो देखिए दोस्तों। देखिए, रोजगार के अवसरों को कमी क्या दर्शाता है? करेंसी नोट जारी करना, ये तो भाई आरबीआई का काम है, ये तो होगा नहीं, ये नंबर खत्म। मुद्रा योजना बनाना, मुद्रा योजना मान लीजिए वो तो बहुत सारा पहले से ही चल रहा है, ये भी नहीं है। ठीक है, मान लीजिए क्योंकि किसी को अगर पूंजी भी दीजिएगा तो बैंक में जानते हैं कैसे लोन मिलता है भाई लोग, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अकाउंट चाहिए। तो भारत के बहुत सारे गरीब आदमी जो स्वरोजगार से आते हैं उनको नहीं हो पाता है। तीसरा है, देखिए ये भी नहीं है, भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण, भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण तो आरबीआई रखता ही है। इससे क्या इसका मतलब है रोजगार से? तो इसका आंसर देखिए चौथा सही होगा, निर्यातकर्ताओं को निर्यात देना। जो सामान बेचता है, निर्यात मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट करना, और आयात मतलब इंपोर्ट। तो जो निर्यातकर्ताओं को ऋण, जो भारत में कोई भी वस्तु का उत्पादन कर रहा है, ठीक है, तो अगर उसको अगर लोन दिया जाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा? रोजगार की अवसरों की कमी को दर्शाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है भाई लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर के नए सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? तो करंट का है दोस्तों, इसका बताइए आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, लिंडा यार्किनो को। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ों के लिए निम्नांकित में से किस वर्ष को आधार वर्ष बनाया गया है? अच्छा, ये तो क्वेश्चन हो गया, सॉरी दोस्तों, लग रहा है कि पीडीएफ डबल बन गया है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस एयरपोर्ट पर देश का पहला रीडिंग लाउंज ओपन किया गया है? तो इस ऑप्शन ए लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट पटना, बी लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी, सी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली, डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कलकत्ता। तो बताइए कि भारत के किस एयरपोर्ट पर पहला रीडिंग लाउंज ओपन किया गया है भाई लोग? तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये वाराणसी बनारस में है एयरपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जवाहरलाल नेहरू के बाद बने थे। ठीक है, सेकंड नंबर पे, तो उन्हीं के नाम पे ये एयरपोर्ट भी रखा गया वाराणसी में, और यहीं पे रीडिंग लाउंज ओपन किया गया है। ठीक है भाई लोग, अगला क्वेश्चन सुलेमित करना है। देखिए, इसको भी आप ऑप्शन से देखकर छांट सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहला देखिए, ये सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है। अगर आपको 1 2 भी याद है तो आप मार सकते हैं। जैसे देखिए आप इसका, ठीक है, तो पुलिकट झील कहाँ है? पुलिकट झील हम लोग जानते हैं तमिलनाडु में भाई लोग। चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील बताइए, ये आपका उड़ीसा में है। बुलर झील कहाँ है? बुलर झील जम्मू कश्मीर में। और सांबर झील आपका राजस्थान में है। तो इसका देखिए एक का कौन सा होगा? 3, 2 का हो जाएगा 1, और बुलर झील का हो जाएगा 4, और सांबर झील का 2 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग कैसे इसको ऑप्शन तुक्का लगा कर छाट दिया। अगर आपको एक भी याद है कि कौन सा झील कहाँ है तो आप इसको मार सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ये देखिए याद रखिएगा, 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 को इसमें है दोस्तों, तो ये आपका 3 1 4 2 ये आपका ऑप्शन ए में है। तो ये सही हो गया। ऐसे हम तुक्का लगा सकते हैं, क्वेश्चन को हम गेस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ज्योग्राफी से है, पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की मात्रा कितनी है? आयरन की मात्रा कितनी है? लगभग में पूछा है, तो लगभग में बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, 32 से 35% पृथ्वी की संरचना में। जानते हैं आप लोग, सबसे पहले हम पृथ्वी के एक टुकड़ा को ऐसे बाइट निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आपका सियाल होता है, सेकंड में मैग्मा चैम्बर होता है, इसको सीमा बोला जाता है, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, और ये होता है नीफे होता है। ठीक है, चलिए यही है, स्ट्रक्चर याद रखिएगा, इससे आप मार सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिटिश भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कब स्थापित किया गया था? देखिए BBI है दोस्तों, रिपीट करने वाला प्रश्न है, तो इसका आंसर आप लोग जरूर बताइए। ये झारखंड से रिलेटेड प्रश्न है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 1907 में। सबसे पहले कौन कंपनी किया था? तो टाटा कंपनी किया था।
ठीक है। टाटा नौरनवाल जी ने स्थापना किया था कहाँ? साक्षी में, जमशेदपुर में दोस्तों। तो ये देखिए ऑप्शन से आप छाट सकते हैं। देखिए ये झारखंड का हाईकोर्ट का है, हाईकोर्ट कलर का है, एग्जाम है। देखिए एग्जाम एक्चुअली दोस्तों सब लोग, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप हाईकोर्ट का ले रहे हैं और एग्जाम सिविल कोर्ट है। तो मैं आपको देखिए क्लियर कर देता हूं भाई लोग, ये एग्जाम आपको झारखंड हाईकोर्ट ले रही है, लेकिन जो आपका नौकरी जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको सिविल कोर्ट में, झारखंड सिविल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको क्लर्क बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सुलेमित करना है दोस्तों। चलिए, एक तरफ धातु दिया है, दूसरे तरफ दिया है उत्पादक राज्य। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, देखिए मैग्नीज कहाँ मिलता है? तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में, तांबा आंध्र प्रदेश, अबरक, सॉरी दोस्तों, सॉरी, चलिए फिर से करते हैं। आपका हो जाएगा मैग्नीज उड़ीसा, तांबा मध्य प्रदेश, अबरक जानते हैं झारखंड में, और चूना पत्थर आंध्र प्रदेश में। तो इसका हो गया 4 3 2 1, ये हम लोग मैच किए हैं। ठीक है, ऐसे तुक्का लगा सकते हैं। जैसे आपको अगर इसमें दोस्तों सुलेमित करने में, मैच करने में आपको एक भी, जैसे आपको जानते हैं हम लोग कि झारखंड में सबसे ज़्यादा रूबी अबरक मिलता है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से छाट सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न भाई लोग, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? तो इसका आंसर देखिए, ये बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देखिए, बताइए क्या नंबर होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? तो इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में, सबसे ज़्यादा वस्त्र निर्माण किया जाता है, फैक्ट्री है वहाँ पे कॉटन का। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, NH-44 सबसे लंबा है। कांजीरंगा किस राज्य में, कांजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में बताइए? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, असम में है। और एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन से भी आप छाट सकते थे। इनमें से कौन सा कानून के स्रोत के रूप में उल्लेखित नहीं किया जा सकता है? तो इसका बताइए कौन सा नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी होगा, रीति रिवाज और प्रथाओं को कानून में नहीं शामिल किया जा सकता है। बाकी तो देख ही रहे हैं, ब्रिटिश का बनाया हुआ कानून आज भी चल रहा है, न्यायालय का जो निर्णय मान्य होता है, यूरोपीय संघ का अपना जो भाई वो नियम मानेगा। तो देखिए ऑप्शन से छाट सकते थे, इसका आंसर ऑप्शन सी है। ये रीति रिवाज जो होता है संस्कृति का केंद्र होता है, परंपरा का, तो ये अपना सबका होता है, इसको कानून में जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कब हुआ था? भी आई है दोस्तों, छपेगा एग्जाम में। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा सेमेंटिक का? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 1948 में वल्लभ भाई पटेल आर्मी भेजे थे और उसको हैदराबाद के नवाब को हराए थे और हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। चलिए अगला प्रश्न भाई लोग, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो इसका आंसर आप लोग जानते हैं, ऑप्शन बी होगा, एक हरी है, सिंगल्स है। और दोहरी पूछेगा तो अगर ड्यूअल पूछेगा तो ड्यूअल अमेरिका में का है, सिटीजनशिप, नागरिकता। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो जानते हैं, ऑप्शन से छाट सकते हैं। राज्यसभा तो जानते हैं इनडायरेक्ट, ये लोकसभा ही होगा, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? तो इसका होगा नहीं करता है। ठीक है,
संसद के दोनों सदनों का ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। समानता के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सी समानता उदारवादी अभिप्राय के साथ सुसंगत नहीं है? तो इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन मैं बोल देता हूं दोस्तों। सामाजिक समानता, बी वैधानिक समानता, सी राजनीतिक समानता, डी आर्थिक समानता। तो इसका आंसर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से आर्थिक समानता ये उदारवादी अभिप्राय से सुसंगत नहीं है। बाकी देखिए, सरकार द्वारा सामाजिक जो कानून में सामाजिक समानता का बात किया गया है, वैधानिक का बात किया गया है, राजनीतिक तो जान ही रहे हैं। सिर्फ आर्थिक आप अपना पैसा कमाइए, उसमें कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मिडिल क्लास है, उसमें समानता का ये में नहीं आता है, उदारवादी अभिप्राय से सुसंगत नहीं है भाई लोग। 22 नंबर क्वेश्चन। विधान परिषद का सभापति नियुक्त किया जाता है, कौन नियुक्त करता है? इसका बताइए ऑप्शन। भी आइए दोस्तों, क्वेश्चन छपेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष का नियुक्ति भी जितने भी लोकसभा के मेंबर हो वो अपने में से एक को करते हैं, वैसे ही विधानसभा और विधान परिषद में। ठीक है, ऑप्शन सी है भाई लोग। नेक्स्ट प्रश्न। बिरसा मुंडा एंड हिज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, के सिंह। इन्होंने लिखा था बिरसा मुंडा एंड हिज पुस्तक, ये बिरसा मुंडा के जीवनी लिखे हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है भाई लोग। नेक्स्ट प्रश्न। औरंगजेब के समय भारत में कितने प्रांत थे? तो इसका आंसर दीजिए। 24 का क्या होगा आंसर? तो 24 का आंसर ऑप्शन डी होगा, 30 है मुगल के समय। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा 1878 में किया था। ठीक है, क्यों किया गया था? क्योंकि भारतीय भाषा में जो प्रेस छपता था, जिसके कारण क्रांतिकारी आंदोलन करते थे, इसलिए भारतीय भाषाएं में न्यूज़पेपर ना छपे, इसलिए ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। ठीक है, कौन लाया था? लॉर्ड लिटन लाया था। ठीक है, और इसको ख़त्म कौन किया था? तो बताइए, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कौन ख़त्म किया है दोस्तों? तो इसको ख़त्म किया है लॉर्ड रिपन किया है, याद रखिएगा। चलिए, भारत के किस स्तूप पर एक बंदर राजा की कहानी अंकित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं क्वेश्चन चुन करके लाया हूं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, भरूच स्तूप से। इस पे भरूच स्तूप में बंदर राजा की कहानी अंकित की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ है? तो इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन बी होगा, कनिष्क के शासनकाल में मथुरा शैली, इसी के टाइम में गौतम बुद्ध की मूर्ति बहुत ज़्यादा बनी थी। चलिए, निम्नलिखित में से किस शहर को अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? ये देखिए रिपीट होने वाला प्रश्न है भाई लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, बम्बई। पुर्तगालियों ने उसे अंग्रेजों के राजा को दहेज में दे दिया था, और अंग्रेज का जो राजा था ब्रिटिश क्राउन का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को भाड़े पे दे दिया था। ठीक है, चलिए बी आंसर होगा। अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय बिहार गया था? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, राजा मान सिंह के टाइम पीटर यात्री मीटर मुंडी आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए 30 नंबर प्रश्न। मराठों की वह महिला सरदार कौन थी जिसने राजा राम की मृत्यु के बाद 1700 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता जारी रखा था? तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, ताराबाई थी। ये शाहू महाराज की चाची थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें।